तो बहुजन समाज पार्टी को आप कम नहीं आंक सकते हैं। समाजवादी पार्टी हालांकि गठबंधन के साथ में, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ में मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन बसपा सिर्फ अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है। और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने पिछले दिनों ये साफ कर दिया था कि हम अपने अकेले दम पर उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव लड़ेंगे, तो इसलिए कम नहीं आंका जा सकता है। और दूसरी बात में, दूसरे शब्दों में अगर मैं आपको बात बताऊं विभाग जी, तो ये बात सामने आ रही है कि 2007 में जिस तरीके से रणनीति बना करके बसपा चुनाव जीती थी, उसी रणनीति के तहत और बल्कि उस रणनीति में अपग्रेडेशन करके, यानी अपग्रेड रणनीति इस बार 2027 में लेकर के आ रही है। 2007 दोहराया जाने वाली बात 2027 में ये लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनी हुई है। तीसरा मोर्चा बनाने पर जुटे हुए हैं। लेकिन इस सब में अहम बात यह है बेबाक जी कि जितने भी थर्ड फ्रंट बनाने वाले लोग हैं, इन सबका पहले ऑफर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को आया है। ओम प्रकाश राजभर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की तारीफ करते नजर आए, संजय निषाद बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की तारीफ करते नजर आए, अनुप्रिया पटेल बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की तारीफ करते नजर आए, असदुद्दीन ओवैसी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की तारीफ करते नजर आए। यहाँ तक कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की तारीफ करते नजर आए, अजय राय। कांग्रेस की जो प्रदेश प्रभारी है अविनाश पांडे, वो भी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की तारीफ करते नजर आए। तो ये जो छोटे दल है, इन्होंने पहले ही बसपा की तारीफ करनी शुरू कर दी थी। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने जैसे ही साफ किया कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, तो थर्ड फ्रंट की कवायद शुरू हो गई है। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि थर्ड फ्रंट बने, हो सकता है कि थर्ड फ्रंट समर्थन करते बहुजन समाज पार्टी। उधर कवायद चल रही है। इन सब कवायदों के बीच में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने अपना अलग चुनाव लड़ने का फैसला भी लेकर के बता दिया कि सबसे ज्यादा सटीक और अभी तक सबसे पहले निर्णय लेने वाली बहुजन समाज पार्टी है। और साथ ही अभी तक की राजनीतिक इतिहास में 2027 के चुनाव को लेकर के अपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाने वाली भी पहली पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। हालांकि तमाम पार्टियां वहां पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन अभी पदाधिकारियों की कार्यकर्ताओं की मीटिंग चुनाव को लेकर के नहीं बुलाई गई है। पहली पार्टी बहुजन समाज पार्टी है जिसने कार्यकर्ताओं की महाबैठक 7 फरवरी में बुला ली है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, साफ तौर पर स्पष्ट कर दूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि दूसरे जो दल हैं, राजनीतिक पार्टियां अभी सोच रहे हैं कि कहां से कैसे, किससे दल से, किससे गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी भी घोषित करने शुरू कर दिए हैं। तो इसका मतलब साफ है कि 2007 में जिस तरीके से बसपा चुनाव लड़ रही थी, 2027 में वही दोहराया जाने वाला है। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो, जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगड़ ब्रेक, फायर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक हूं, मेरे सामने पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। शादाब रिजवी, सबसे पहले हमारा आह्वान दर्शकों को, जैसा कि पहले से ही पता है कि मान्यवर साहब कांशीराम के लिए भारत रत्न की हम मांग कर रहे हैं। ये मुहिम हमने छेड़ रखी है, तो इस मुहिम का, इस मांग का हिस्सा आप भी बन जाइएगा। और बनना कैसे है? बनना इस तरीके से है कि आपके मोबाइल में जो ये वीडियो चल रही है जिसमें हम मान्यवर साहब कांशीराम के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, तो इस मांग वाली वीडियो को दूसरों के मोबाइल तक भेज दीजिए ताकि चारों तरफ समाज में ये बात फैल जाए। और जब ये बात फैलेगी तो सरकार तक पहुंच जाए। सरकार तक ये बात पहुंचेगी तो हमारी जो मांग है मान्यवर साहब कांशीराम को भारत रत्न दिलाने की, तो वो पूरी हो जाए और मान्यवर साहब कांशीराम को भारत रत्न से नवाजा जाए। बिल्कुल। और या कि नहीं है, क्या करना हो, या कि नहीं, आपके हाथ में फोन है, फोन में बटन है, वो बटन को दबाते रहो, यानी कि ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचाते रहो। शादाब रिजवी, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की नई रणनीति और बसपा कार्यालय पर नई चर्चाएं जो चल रही हैं, वो क्या है, थोड़ी बताओ दर्शकों को। देखिए, बसपा कार्यालय पर जो चर्चाएं चल रही हैं, बसपा कार्यालय पर बहुत पहले से एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। अब चर्चाएं वहां पर इस तरीके की चल रही हैं कि अब राजनीतिक पूरे इतिहास में अभी तक 2027 के चुनाव को लेकर के जो तैयारियों में सबसे पहले नंबर 1 पर आता है तो बसपा कार्यालय आ रहा है। बहुत सारे राजनीतिक पार्टी के कार्यालय लखनऊ के अंदर है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्टिविटी, प्रतिक्रिया अगर कहीं नजर आ रही है तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के कार्यालय पर, यानी बसपा के कार्यालय पर नजर आ रही है। बसपा ने महाबैठक का ऐलान किया है। इसको तमाम जो मीडिया के चैनल से, यहाँ तक कि जो गोदी मीडिया के, मेन स्ट्रीम मीडिया के जो चैनल है, वो भी इस मीटिंग को, इस बैठक को महाबैठक करके दिखा रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने महाबैठक बुलाई है 7 फरवरी को लखनऊ में। तो महाबैठक, इसको नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये बैठक कोई आम बैठक नहीं है, ये कोई छोटी बैठक नहीं है। यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं की संख्या होगी, पदाधिकारियों की संख्या होगी, वो बहुत ज्यादा संख्या होने वाली है। हजारों की तादाद में वहां पर कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे हैं। और सबसे अहम बात तो यह है कि भाईचारा कमेटियों की बैठक भी वहां पर बुलाई गई है। भाईचारा कमेटी के तमाम पदाधिकारी, तमाम नेता वहां पर बुलाए गए हैं इस बार। आपको पता है विभाग जी कि देश के अंदर ओबीसी को लेकर के राजनीति गरमाई हुई है। पूरे देश के अंदर ओबीसी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो पिछड़े समाज को और अति पिछड़े समाज को लेकर के बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने इस बार पिछड़ा भाईचारा कमेटी को भी बुलाया है। पिछड़ा समाज की जो भाईचारा कमेटी है, उसके जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको भी बुला लिया है। और सही मायने में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जो नारा दिया था पीडीए का, तो उसमें सबसे पहले पिछड़ों को लिया गया है। तो उन पिछड़ों को, जैसे उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है विश्वनाथ पाल, वो उन पिछड़ों को साधने में लगातार
प्रयासरत हैं और वो कामयाब भी होते नजर आ रहे हैं। कई जिले ऐसे हैं जहां अम्बेडकर नगर की आप बात करें, जहां बाराबंकी की आप बात करें जो लखनऊ के आसपास का इलाका है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिले ऐसे हैं जहां पर विश्वनाथ पाल ने पिछड़े समाज के तमाम बड़े नेताओं को जो दूसरी पार्टी में शामिल थे, उनको अब बसपा में शामिल कर लिया है। तो इस तरीके की राजनीति चल रही है कि पिछड़ों को भी साधने की कोशिश हो रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो इस महाबैठक की होगी, मुस्लिम भाईचारा कमेटी के भी पदाधिकारियों को यहाँ पर बुलाया गया है। तो साथ में जो पिछड़ा भाईचारा समाज कमेटी है, पिछड़ा समाज की भाईचारा कमेटी, उसके भी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। इसीलिए इसको महाबैठक का नाम दिया गया है। मुस्लिम भाईचारा कमेटी के लोग भी इसमें शामिल होंगे और साथ ही पहली बार ऐसा हो रहा है, बामसेफ के कार्यकर्ता तो पहले भी आते रहे हैं, लेकिन पूरे जिला स्तर के 75 जिलों से बामसेफ के तमाम जो पदाधिकारी हैं, जिला संयोजक हैं, वो भी इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। इसीलिए इसको महाबैठक का नाम दिया गया है। मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, आप जिसे चाहे जो समझ सकते हैं, जो भी चाहे बोलते हो लोग, लेकिन वो मीडिया भी आज के समय में बसपा की तरफ अपने कैमरे घुमा करके बैठी हुई है। क्यों? ठीक है। जरूरत क्या है? शादाब रिजवी, सवाल ये है कि गोदी मीडिया जो दूर दूर तक, कहीं दूर दूर तक साल 6 महीने में कभी बसपा की कोई खबर दिखाता था, अब वही गोदी मीडिया लगातार दिल्ली से लेकर लखनऊ तक लगातार बसपा कार्यालय पे उनका कैमरा डटा हुआ है और एक एक छोटी खबर को वो कवर कर रहे हैं। और इन चीजों से एक मैसेज जा रहा है जनता में कि देखिए, हम तो कहते थे ना कि बी टीम है बसपा, देखिए बी टीम है, अब तो गोदी मीडिया भी लग गई काम पे। तो इस तरीके की जो चर्चा चल रही है, इन्हें किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, जो लोग बी टीम बता रहे हैं, तो सबसे पहले तो वो ये बात समझ लें कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है और 2027 में तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में उतरेंगी। तो ऐसा तो नहीं है कि किसी भी रण के मैदान में सिर्फ एक पक्ष के लोग खड़े हो जाएं, दूसरा पक्ष भी रण के मैदान में आता है, तब वहां पर युद्ध होता है और तभी किसी ना किसी एक की जीत होती है। तो बहुजन समाज पार्टी को आप कम नहीं आंक सकते हैं। समाजवादी पार्टी हालांकि गठबंधन के साथ में, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ में मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन बसपा सिर्फ अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है। और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने पिछले दिनों ये साफ कर दिया था कि हम अपने अकेले दम पर उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव लड़ेंगे। तो इसलिए कम नहीं आंका जा सकता है। और दूसरी बात में, दूसरे शब्दों में अगर मैं आपको बात बताऊं बेबाक जी, तो ये बात सामने आ रही है कि 2007 में जिस तरीके से रणनीति बना करके बसपा चुनाव जीती थी, उसी रणनीति के तहत और बल्कि उस रणनीति में अपग्रेशन करके, यानी अपग्रेड रणनीति इस बार 2027 में लेकर के आ रही है। 2007 दोहराया जाने वाली बात 2027 में ये लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनी हुई है। और शादाब रिजवी, एक सवाल और भी है कि लोग हमारे चैनल पे भी आके कहते हैं, स्वराज टाइम्स पे भी आके कहते हैं कि भाई आकाश आनंद को जिम्मेवारी क्यों नहीं दी जा रही है? जब चुनाव इतना नजदीक आ चुका है तो आकाश आनंद को जिम्मेदारी देनी चाहिए। मीटिंग तो चल ही रहा, मीटिंग का दौर तो बहुत पहले से चल रहा है लगातार। बसपा सुप्रीमो इस दौर में लगातार जारी है, मीटिंग तो लगातार जारी है, तरह तरह की अलग अलग लोगों के साथ जारी है मीटिंग, लेकिन आकाश आनंद को जिम्मेदारी क्यों नहीं मिल रही है? देखिए, आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी गई है। बहुत सारे विरोधी लोग कहते हैं, इस बात का सवाल उठाते हैं कि आकाश आनंद को जिम्मेदारी नहीं गई, बल्कि आकाश आनंद को जिम्मेदारी तो इतनी दी गई है कि जो कोऑर्डिनेटर का पद है, उसमें भी चीफ कोऑर्डिनेटर का एक पद है उनके पास में, जो मुख्य संयोजक हैं वो बने हुए हैं। लेकिन और शादाब साथ ही रिजवी, लोगों का मानना यह है कि वो जमीन पे दिखाई नहीं देते। ऐसे तो उन्हें कोई भी पद दे दो आप, लेकिन वो उन्हें जमीन पे दिखना चाहिए। वही लोग उन्हें चंद्रशेखर आजाद के सामने देखना चाहते हैं, तो उन्हें वो दिखाई नहीं दे रहे, तो लोग इसलिए सवाल उठाते हैं। देखिए, बहुत पुरानी एक वीडियो है, बहुत वायरल है सोशल मीडिया पर। आकाश आनंद से किसी ने सवाल किया चंद्रशेखर आजाद को लेकर के कि चंद्रशेखर आजाद तो सड़कों पर दिखाई देते हैं, तो आकाश आनंद ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि कौन चंद्रशेखर? मैं तो नहीं जानता किसी चंद्रशेखर को। ये कौन है, किसकी आप बात कर रहे हैं, कौन चंद्रशेखर? तो इसलिए आकाश आनंद की तुलना चंद्रशेखर से करना बेमानी होगी, बेबाकी बिल्कुल बेमानी होगी, क्योंकि चंद्रशेखर के लेवल के नेता, आप पहले मेरी बात सुन लीजिएगा। चंद्रशेखर के लेवल के नेता, आपका सवाल मैंने सुन लिया बेबाक जी, आप कह रहे हैं कि चंद्रशेखर के साथ में कंपेयर अगर हम आकाश आनंद का करें तो कैसा रहेगा? चंद्रशेखर के अगर हम कंपैरिजन में जो प्रदेश अध्यक्ष है विश्वनाथ पाल, उनको भी लेकर के आए तो कई ज्यादा गुना ऊपर विश्वनाथ पाल चंद्रशेखर से नजर आते हैं। विश्वनाथ पाल लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में घूमते नजर आ रहे हैं। हर जगह जहां पर भी कोई बहुजन समाज की घटना होती है, कोई प्रताड़ना होती है, कोई उत्पीड़न होता है, वहां पर नजर आते हैं। हालांकि चंद्रशेखर आजाद सिर्फ रील बनाते नजर आते हैं, वीडियोज में दिखाई देते हैं, और धरातल पर अगर कोई नजर आता है तो बसपा के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल नजर आते हैं। अब बात आ जाती है कि आकाश आनंद क्यों नहीं नजर आ रहे? तो आकाश आनंद का जो रुतबा है वो चंद्रशेखर आजाद से कई गुना ज्यादा बड़ा रुतबा है। डॉक्टर जयप्रकाश को भी ये बात समझ में आ गई, जो कि कभी एक समय में उनके विरोधी हुआ करते थे, उनके जो सुर थे वो उनके विरोध में निकलने शुरू हो गए थे। लेकिन डॉक्टर जयप्रकाश को जब बसपा ने वापस किया पार्टी के अंदर, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने उनको माफ करते हुए पार्टी में दोबारा शामिल किया, तो उन्होंने भी ये कहा, ऊपर आकाश नीचे प्रकाश। तो इस तरीके से जो बड़े बड़े धुरंधर नेता हैं,
जी शादाब रिजवी, वो ठीक है आप जो कह रहे हैं, लेकिन सबसे देखो सबसे बड़ी बात यह है कि आकाश आनंद जमीन पे उतर के कुछ करें, कुछ रिजल्ट ऐसा लाएं, तब माने कि हाँ भैया आकाश आनंद के अंदर कोई बात है। अभी तक तो वो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के भतीजे हैं, इसीलिए वो आकाश आनंद है। लेकिन नहीं, उनके वो मुख्य पर्सनल संयोजक ही है। व्यक्तिगत अपना उनका अभी जो कद है, ठीक है भाई, उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है, वो बहुत अच्छी बात है, बसपा ने जिम्मेदारी दी है और सोच समझ के दी होगी। लेकिन वो जमीन पे उतर के एक रिजल्ट ऐसा दिखाएं जनता को, और अपनी बसपा को भी ऐसा रिजल्ट दिखाएं कि हाँ भाई उनने जमीन पर उतर गए और ये उन्होंने कारनामा किया है, उनके आने से ये फर्क पड़ा है, तो लोहार सभी लोगों में दर्शक एक जानते अलग होंगे मैसेज विभाग जाएगा। जी, आप भी जानते हैं लोहार को, सभी लोग जानते होंगे। लोहार जब लोहे का आकार बदलने का काम करता है तो वो लोहे को गर्म जब हो जाता है, पूरे तरीके से भट्टी में पका लेता है, उस समय उस पर चोट मारता है। अगर वो लोहे को गर्म ना करे हुए उसको बिना पकाए अगर चोट मारता रहे तो उसकी सारी चोट व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए बिल्कुल। आकाश आनंद को अचानक से सड़कों पर लेकिन ऐसे ही उतार देना बिना बिल्कुल किसी समय के, लेकिन समय आएगा तो लेकिन आकाश आनंद नजर आएंगे, समय आ लेकिन रहा है शादाब रिजवी, तो आकाश आनंद भी आकाश आ रहे हैं। शादाब रिजवी, आकाश आनंद अगर जमीन पर उतरेंगे जब ही पकेंगे, वो खाली ऑफिस में बैठ के नहीं पकेंगे, वहां तो बसपा मैंने सुप्रीमो बहन मैंने आकाश मायावती आनंद की बैठी है, बात नहीं देख की, रही है। आपके समझने में दिक्कत है विभाग जी। मैं ये कह रहा जी। हूं कि जब लोहा गर्म हो तब चोट मारी जाती है। तो जब तक 2027 का समय नहीं था तब तक आकाश आनंद बिहार में काम करते आपको दिखाई दे रहे थे। अगर ना दिखाई दे रहे हो तो आप बताओ। और अगर मीडिया के तमाम लोगों ने मोदी भक्ति का, गोदी मीडिया का चश्मा पहन रखा था तो उन्हें आकाश आनंद बिहार में भी नजर नहीं आए। अब अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव आएंगे तो उत्तर प्रदेश में भी नजर आएंगे। हालांकि आकाश आनंद तमाम पार्टियों से पहले उत्तर प्रदेश में नजर आने वाले हैं। अभी तक तमाम शादाब राजनीतिक पार्टियां शादाब सिर्फ और रिजवी, सिर्फ सिस्टम बना रही हैं। अभी शादाब सिर्फ और रिजवी, सिर्फ कार्यालय पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस शादाब चल रही है, लेकिन बसपा ओके, धरातल पर उतरी हुई है। शादाब रिजवी, शादाब जी रिजवी, ये सवाल लोगों का है, ठीक है, हाँ, जो ये जो सवाल लोगों का जो है सवाल है लोगों उन्हीं का लोगों है को मेरा कि जवाब कोई है। आकाश आनंद दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, उन्हीं लोगों के लिए मेरा जवाब है। और मैंने बड़ी एक एग्जांपल देकर के उनको बताया है कि लोहार सबने देखा होगा और लोहार भी इंतजार करता है कि लोहा कब गर्म होगा, उसके बाद वो उस पर प्रहार करेगा ताकि उसका कुछ बन जाए। अगर बिना गर्म करे प्रहार करता रहे तो उसका कुछ नहीं बनने वाला। हालांकि उसकी मेहनत भी खराब जाएगी। जब बिहार का इलेक्शन था तो आकाश आनंद को पूरे जोर शोर से, पूरे दमखम के साथ बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने मैदान में उतारा था। उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है तो पूरे जोश के साथ, पूरे दमखम के साथ में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती फिर से आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश में उतारने वाली है और उतर रहे हैं। लेकिन 75 के 75 जिलों में उतरने की खबरें चल रही है। शादाब रिजवी, 7 फरवरी को मीटिंग लोहा है। कब तक गर्म हो जाएगा ये तो बता दो सर, लोहा कब तक गर्म हो जाएगा? हमारे दर्शक देख रहे हैं, उन्हें भी बहुत बेसब्री से इंतजार है कि आकाश आनंद सड़क पे आए और समाज के मुद्दों को समझें, देखें, लोगों से मिलें, तो वो भी चाह रहे हैं। लोहा गर्म करने का जो आप जो ये इस तरीके की बचकानी बात कर रहे हैं, लोहा गर्म करने के लिए आग जलानी पड़ती है, इंतजार करना पड़ता है। और अभी समय का इंतजार करिए। अचानक से ऐसे नहीं कि कोई अलादीन का चिराग घिसेंगे, अलादीन का जिन निकल करके आ जाएगा। ये राजनीति है और 2027 अभी दूर है। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि तमाम राजनीतिक पार्टियों से पहले बसपा फैसला ले चुकी है। अभी तमाम राजनीतिक पार्टी तो अपनी कश्मकश में लगी हुई है कि जहां उनका गठबंधन चल रहा था उनसे गठबंधन रखें, अलग करें, उनके साथ में मिलकर चुनाव लड़ें या कोई और रणनीति करें। जो छोटे दल हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि थर्ड फ्रंट बनाए, तीसरे मोर्चे का गठन करें या किसी पार्टी के साथ में शामिल हो जाए। इस सारे तमाम जो आपस में इनकी अभी इधर से उधर कवायद चल रही है, इन सब कवायदों के बीच में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने अपना अलग चुनाव लड़ने का फैसला भी लेकर के बता दिया कि सबसे ज्यादा सटीक और अभी तक सबसे ज्यादा सबसे पहले निर्णय लेने वाली बहुजन समाज पार्टी है। और साथ ही अभी तक की राजनीतिक इतिहास में 2027 के चुनाव को लेकर के अपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाने वाली भी पहली पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। हालांकि तमाम पार्टियां वहां पर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन अभी पदाधिकारियों की, कार्यकर्ताओं की मीटिंग चुनाव को लेकर के नहीं बुलाई गई है। पहली पार्टी बहुजन समाज पार्टी है जिसने कार्यकर्ताओं की महा बैठक 7 फरवरी में बुला ली है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, साफ तौर पर स्पष्ट कर दूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि दूसरे जो दल हैं, राजनीतिक पार्टियां अभी सोच रहे हैं कि कहां से कैसे, किससे दल से, किससे गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी भी घोषित करने शुरू कर दिए हैं। तो इसका मतलब साफ है कि 2007 में जिस तरीके से बसपा चुनाव लड़ रही थी, 2027 में वही दोहराया जाने वाला है। अब देखिए प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन अब भी इंतजार है कि लोहा गर्म कब होगा और आकाश आनंद जमीन पर कब उतरेंगे। अब दर्शक जवाब सुन रहे हैं, ठीक है। अब शादाब रिजवी, तीसरे फ्रंट की भी बात चल रही है, तीसरे फ्रंट की बात भी चल रही है, उससे भी बताइए। देखिए, ये उदाहरण होते हैं, ये कहावतें होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वहां लोहा कब गर्म होगा, कैसे गर्म होगा। ये कहावतें हैं और कहावतें चरितार्थ होती हैं। और नियति के बीच में, हमारे बीच में जो ये 7 फरवरी की बैठक आ रही है, महाबैठक, ये लोहे को गर्म करने की ही तो सारी प्रक्रिया है। इससे पहले 9 अक्टूबर के अंदर लखनऊ में जो जनसैलाब उमड़ा है वो लोहा गर्म करने की तो कोशिश थी। शादाब रिजवी,
अमित शाह जी ने भी 15 लाख पे यही बात कही थी कि ये जुमले हैं, ये तो चुनावी जुमले हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये चुनावी जुमला हो जाए तो बात खराब हो जाएगी आने वाले देखिए 27 में। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता विभाग जी। अमित शाह से बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की तुलना करना बिल्कुल ऐसा है जैसे दिए को, जैसे सूरज को दिया दिखाना। या मैं तो एक बात ये कहूंगा स्पष्ट तौर पर कि कहां आप उनकी बात कर रहे हैं जो गुंडे माफिया मवाली हैं, जिनके जो है तड़ी पार की जिनको सजा हो गई थी, जो कि जिला बदर हैं, और उनकी कार्यशैली, उनको राजनीतिक इतिहास आप देखिए क्या रहा है, और सादा बसपा सुप्रीमो रिजवी, बहन मायावती का वो राजनीतिक इतिहास क्या सादा रहा है, रिजवी, कितना संघर्ष रहा सादा है जी। सादा रिजवी, मेरा नहीं, जो गलत कहना होगा है वो सुनिए, आपका कहना सही है अपने आप में, लेकिन गलत हो सुनिए। जाएगा आपका कहना कि सादा अमित शाह के रिजवी जुमले से गृह तुलना मंत्री हम है बसपा अमित सुप्रीमो शाह, बहन मायावती की करें जी। भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह अमित शाह इस वक्त। तड़ी पार भी थे, अमित शाह तड़ी पार भी थे। अमित शाह आज भी अपराधी हैं, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का किसी ने संसद में काम किया है तो अमित शाह ने किया है। और गृह मंत्री का मतलब ये नहीं हो जाता कि सामने वाले का करेक्टर अच्छा हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री का करेक्टर आप देखिए, भले ही प्रधानमंत्री हो, हमारे देश के तमाम ऐसे मंत्रियों का करेक्टर आप देखिए जो रेप करके बलात्कार पीड़िता जो बहुजन समाज की बेटियां थी, उनका रेप करने के बाद में आज वो मंत्री बने बैठे हैं। हमारे देश की खेल जो खिलाड़ी बेटियां थी, उनका रेप करने वाले भी कौन लोग हैं, वो भी कहाँ बैठे हुए मंत्री हैं, सांसद हैं। तो सांसद मंत्री होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उनके करेक्टर अच्छे हैं। सादा रिजवी, आप ये मत समझिए सादा कि रिजवी, गृह हम भी तो मंत्री हैं तो उनको कुछ नहीं सादा कहा जाएगा। सादा रिजवी, हम भी तो यही चाहते हैं कि आकाश आनंद ऐसे ही मुद्दा उठाएं जैसे आप उठा रहे हैं, आप अच्छा चाह रहे हैं, अगर ऐसे ही ऐसा आप खुल के चाहते हैं बोले, तो अच्छा चाहते हैं। ऐसे ही आप बिल्कुल अमित शाह के लिए बोले, ऐसे ही देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास जी के लिए भी बोले। यही तो चाहते हैं बोलते लोग। हैं, बोलते हैं और लोग सुनते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो सुनना ही नहीं चाहते, उनको ये बात समझ में नहीं आती। क्योंकि 9 अक्टूबर का भाषण था बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का, खुल करके भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को उन्होंने कोसने का काम किया, लेकिन वो पार्ट नहीं दिखाया गया, वो पार्ट चर्चा का विषय नहीं बना। और जहां हल्की सी सिर्फ पार्कों के रखरखाव में तारीफ कर दी मौजूदा सरकार की, तो उसको तुरंत एकदम तूल पकड़ा दिया गया, क्योंकि अच्छा बीचिंग सादा बताना है ब्रिज में, बहुजन समाज पार्टी क्या को। सादा ब्रिज में ये बताइए कि गोदी मीडिया लगातार कैमरा बसपा कार्यालय से हटा ही नहीं रही, इसके लिए क्या कहेंगे? मजबूरी हो गई है गोदी मीडिया की, क्योंकि बसपा कार्यालय पर सबसे पहले रणनीति बननी तैयार हो चुकी है। बसपा कार्यालय पर ही प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है, और बसपा कार्यालय पर ही महाबैठक का ऐलान हुआ है। अगर समाजवादी पार्टी पर महाबैठक का ऐलान होता तो वहां पर कैमरे होते, अब अगर भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पर महाबैठक का ऐलान होता तो कैमरे उधर अब होते। विपक्षी पहली पार्टी विपक्षी लोग तो विपक्षी लोग तो ये कह रहे हैं कि अमित शाह ने धमका दिया कि कैमरा इधर होने चाहिए। देखिए, अमित शाह धमकाते हैं, ये बात आपकी सही हो सकती है कि हालांकि अमित शाह धमकाते हैं या फिर जो हिरन जोशी धमकाते हैं, कौन धमकाता है तो उनका भारतीय जनता पार्टियों का इंटरनल मामला है, उनके नेताओं का इंटरनल मामला है। लेकिन हम तो इतना जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की प्रतिक्रिया सबसे पहले हो रही है, इसलिए मजबूरी हो गई है गोदी मीडिया की भी कि वहां पर कैमरे लगाने उनको लाजमी हो गए हैं। चलिए ठीक है, और लास्ट सवाल, थर्ड फ्रंट के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, तीसरा मोर्चा बनने की सुगबुगाहट चल रही है, बहुत सारे छोटे दल हैं जो तीसरा मोर्चा बनाने पर जुटे हुए हैं। लेकिन इस सब में अहम बात यह है बेबाक जी कि जितने भी थर्ड फ्रंट बनाने वाले लोग हैं, इन सबका पहले ऑफर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को आया है। ओम प्रकाश राजभर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की तारीफ करते नजर आए, संजय निषाद बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की तारीफ करते नजर आए, अनुप्रिया पटेल अगर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की तारीफ करती नजर आई, ठीक है, असदुद्दीन ओवैसी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की तारीफ करते नजर आए, यहां तक कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की तारीफ करते नजर आए, अजय राय। कांग्रेस की जो प्रदेश प्रभारी है अविनाश पांडे, वो भी ठीक बसपा है, सुप्रीमो बहन मायावती की तारीफ करते नजर आए। तो ये जो छोटे दल हैं, इन्होंने पहले ही बसपा की तारीफ करनी शुरू कर दी थी। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने जैसे ही साफ किया कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, तो थर्ड फ्रंट की कवायद शुरू हो गई है। और इस ठीक है। बात में कोई दो राय नहीं कि थर्ड फ्रंट बने, सादा और ये ब्रिज भी भी, हो सकता है कि थर्ड फ्रंट समर्थन करते बहुजन समाज पार्टी को। तो अगर वो समर्थन करते हैं तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती उन्हें सम्मिलित करेंगी, किस तरीके से लेंगी उन्हें पार्टी में? समर्थन में क्या दिक्कत है? गठबंधन बिहार में क्या करेंगी, हुआ? असदुद्दीन ओवैसी से कोई गठबंधन गठबंधन करेंगी। तो नहीं था। बेबाक जी, आपने अच्छा, बिहार का चुनाव तो देखा ही है। बिहार हाँ के जी, चुनाव में गठबंधन नहीं था, अकेले अपने दम पर बसपा चुनाव लड़ रही थी। लेकिन ओवैसी ने वहां पर कई सीटों पर समर्थन कर दिया, समर्थन के साथ में बाहर वहां से प्रत्याशी जीत गए। बाहर से समर्थन लेंगी बसपा सुप्रीमो। समर्थन अंदर से और बाहर से नहीं होता, समर्थन तो समर्थन रहेगा, कोई भी अपने प्रत्याशी को समर्थन दे सकता है। गठबंधन की अगर हम बात करते हैं तो गठबंधन नहीं होगा। थर्ड फ्रंट बने या फिर जो भी है अपने पर्सनल व्यक्तिगत तौर पर प्रत्याशी वहां समर्थन दे दें तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समर्थन तो कोई भी दे सकता है, कांग्रेस भी समर्थन देने की बात कर रही है। आकाश और कांग्रेस को आकाश छोड़िए, आनंद, समाजवादी आकाश पार्टी के आनंद, सांसद का मैं सादा आपको नाम रिजवी, बता दूं, राम जी। मैं ये बता रहा था कि आकाश समाजवादी आनंद, पार्टी के जी बोलिए बोलिए बोलिए। समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो भी समर्थन करते नजर आए हैं बसपा सुप्रीमो बहन मायावती से, और वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम भी समर्थन करने के लिए तैयार है, गठबंधन के लिए तैयार है। ठीक है, राजभर ठीक है, जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आकाश आनंद, जमीन पर कब तक उतर आएंगे?
7 तारीख को महाबैठक है, अभी इतनी जल्दी कुछ नहीं है, 3 दिन की अभी थोड़ा सा इंतजार करिए। 3 दिन के बाद 7 तारीख को रणनीति बननी तय हो चुकी है। चलिए। रणनीति क्या बन रही है? तमाम मुद्दों पर रणनीति बन रही है। और सही बात तो यह है कि आकाश आनंद उतरेंगे, डॉक्टर जयप्रकाश उतरेंगे, सतीश चंद्र मिश्रा उतरेंगे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी वापस आएंगे, ओवैसी गठबंधन करेंगे, थर्ड फ्रंट का समर्थन होगा। इन सारी बातों पर विराम लगाने का काम महाबैठक में हो जाएगा। इसलिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने सबसे पहले महाबैठक बुला करके ये जो हमारा समाज उत्सुक हो रहा है, इसको उत्सुकता खत्म करने का काम किया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आपके हाथ में फोन है, फोन में बटन है, बस बटन को दबाते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक के लिए देसी देख बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। सादा जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम साथियों से, तमाम हमारे जो योद्धा हैं, क्रांतिकारी हैं, दर्शक हैं, उनसे एक ही अपील है कि इस वीडियो को चारों तरफ फैला दीजिए, ताकि हमारी मान्यवर साहब कांशीराम को भारत रत्न दिलाने की मांग चारों तरफ फैल जाए, जन सैलाब बन जाए। और दूसरी बात, बहुजन समाज पार्टी की जो रणनीति है वो जन जन तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। नमस्कार।